हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किए वो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर जो है हर वीडियो पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो हमने सेल्स को लेकर स्टडी किया था कि सेल्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो तो उसका इक्वेशंस पर क्या असर पड़ता है। आज हम परचेजेस को लेकर, परचेज ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं। गुड्स का मतलब वो आइटम जिनका हमारा बिजनेस है और जिनमें हम रेगुलरली डील करते हैं। आज हम उनको लेकर ट्रांजैक्शंस करेंगे कि गुड्स को लेकर, परचेज ऑफ गुड्स को लेकर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका इक्वेशंस पर क्या असर पड़ता है। आपका कुछ रिक्वेस्ट भी आई कि सर थोड़ा अमाउंट्स से आप भर दें, उससे और ज्यादा हमें क्लैरिफाई हो जाएगा। तो हम आज अमाउंट्स को लेकर चलेंगे साथ साथ में, तो एज्यूम्पशंस लेकर चलेंगे। पहले मैं कुछ अमाउंट्स ऊपर से एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एसेट्स लायबिलिटीज ऐसे हैं, फिर हम परचेज ऑफ गुड्स का उस पर असर डालेंगे। चलिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो है कैश है एसेट्स में, बैंक है और मशीनरी है। लायबिलिटीज अभी कोई भी नहीं है और कैपिटल, जैसे कैश मेरे पास है 50,000, बैंक बैलेंस है सपोज 2 लाख और मशीनरी है 20,000 की। ठीक है, लायबिलिटी अभी नील है, तो कुल मिलाकर मेरे पास जो कैपिटल है वो है 2,70,000। तो चलिए, अब कहता है कि भाई परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। गुड्स खरीदे कैसे? कैश पर। कितने वाले? 10,000 वाले। तो गुड्स खरीदे तो भाई आपके पास स्टॉक आ गया, आपका स्टॉक बिल्डअप हो गया। स्टॉक बिल्डअप हो गया मतलब आपका एक नया एसेट क्रिएट हो गया स्टॉक का। कितना? 10,000 का। पर ये आपने कैसे खरीदा? क्या उधार पर खरीदा? नहीं। क्या किसी को चेक दिया? नहीं। क्या दिया? पैसा दिया, कैश दिया। तो भाई जब ये सामान आया तो इसके बदले में आपसे पैसा चला गया, तो कैश में से आप 10,000 माइनस कर लेंगे। कोई किसी से उधार नहीं लिया, कोई फायदा नुकसान आमदनी खर्चा नहीं हुआ, तो इसलिए ना लायबिलिटीज पर कोई असर, ना कैपिटल पर कोई असर। ठीक है। अब दूसरा कहता है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹25,000। गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे कितने के? 25,000 के। तो इसका मतलब जो स्टॉक हमारे पास पहले 10,000 का पड़ा था, 25,000 का और हमारे पास आ गया, तो स्टॉक में 25,000 और ऐड कर लिए। खरीदे कैसे? क्या किसी को कैश दिया? नहीं दिया। क्या किसी को चेक दिया? नहीं दिया। क्या आपकी मशीनरी बेच दी आपने, उसको मशीनरी दे दी? नहीं, मशीनरी हमारे पास ही है। तो भाई कैसे? उधार पर। आपने उधार पर सामान लिया, तो उधार किससे लिया? ऑनर से? नहीं। तो कैपिटल पे कोई असर नहीं। कहां से? बाहर वाले लोगों से। तो बाहर वाले लोग जिनसे आप उधार लेते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स बिल्डअप हो गए, आप पर क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई 25,000 की। आपका कोई फायदा नुकसान आमदनी खर्चा नहीं हुआ, तो इसलिए बाकी और कहीं पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? परचेज्ड गुड्स, अब डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक है। परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। गुड्स खरीदे 20,000 के, कैसे? 10% डिस्काउंट। जैसे पिछले वीडियो में बताया, ये सिंपल डिस्काउंट है। तो सिंपल डिस्काउंट मींस आपने सामान खरीदा 20,000 वाला, 20,000 का, पर आपने जब पैसे देने की बात आई, आपने बोला 20 नहीं देंगे भाई, 18 देंगे। 18 में ही हिसाब किताब खत्म करेंगे आपके साथ। 18 लो और ये सामान दे दो। ठीक है। तो जो बिजनेसमैन था उसने आपसे 18,000 ले लिए और आपको 20,000 वाला सामान दे दिया। 20 का सामान आपको 18 में मिला, तो आपको क्या हुआ? 2,000 का फायदा। तो आपके पास सामान आया 20,000 का, आपने कैश पर खरीदा, तो आपसे 18,000 का कैश चला गया। 20,000 का सामान आया, 18,000 का कैश गया, मतलब आपको 2,000 का बेनिफिट हुआ। तो डिस्काउंट है ये, पर कौन से वाला? रिसीव्ड वाला। पिछले वीडियो में जो हमने सेल्स में किया था वो डिस्काउंट अलाउड था।
जब आप खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव्ड वो फायदा। फिर इसके बाद ट्रेडेड डिस्काउंट जैसे उसमें किया था, तो यहां पर भी जो है, जो सेलर ऑफ गुड्स है वो अब ट्रेड डिस्काउंट पर सामान बेच रहे हैं, मतलब अब वो मार्केट प्राइस को रिड्यूस करके सामान बेच रहे हैं। परचेज्ड गुड्स ऑफ वैल्यू ₹20,000 एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। 20,000 की चीज जो पहले, जिसकी पहले वैल्यू हुआ करती थी 20,000, वो अब तुमने खरीदी 5% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का 5% ₹1,000। तो इसका मतलब वो चीज अब मार्केट में कितने की बिक रही है? 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1,000, 19,000 की। और खरीदी आपने कैसे? उधार पर। तो आपने कितने वाला सामान खरीदा? 20 का नहीं, ट्रेड डिस्काउंट के केस में ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला। कितने वाला? 19,000 वाला। तो आपके स्टॉक में 19,000 का सामान ऐड हो गया। कैसे खरीदा? उधार पर। उधार मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी। तो इसका मतलब आप पर एक लायबिलिटी 19,000 की क्रिएट हो गई। तो ट्रेड डिस्काउंट में कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता। तो इन दो जगहों पर, एसेट्स में स्टॉक पर और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स पर, इसका असर पड़ेगा और कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। अब लास्ट हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप कैश में पेमेंट करोगे। अगर आप उधार पर सामान लोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए, परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 समझा रहा हूं यहां पे, फिर इसकी प्लेसमेंट यहां करेंगे। आपने स्टॉक खरीदा 25,000 का, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। पेड 40% इन कैश। तो आपने कैश में कितना पे किया? 40%। अगर आपने टोटल अमाउंट में से 40% आप कैश में पे कर रहे हो, तो इसका मतलब क्रेडिट पर कितना लिया? 60%। ठीक है, तो 25,000 का 60% कितना हो गया? 15,000। 40% कितना हो गया आपका? 10,000। मतलब 25,000 का आपने सामान खरीदा, जिसमें से 15,000 का आपने उधार किया और 10,000 आप उसको कैश में देने को रेडी हैं। पर उसने क्या बोला है? 5% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट बोला था ना। तो कैश डिस्काउंट किस पर मिलेगा? 25 पर? नहीं। किस पर? 15 पर? नहीं, 15 तो उधार है। किस पर? 10 पर, क्योंकि हम 10,000 कैश में दे रहे हैं। तो 10,000 का 5% 500, ये कैश डिस्काउंट आ गया। तो आपने कितना कैश पे किया? 9,500। मतलब 10,000 के बदले में 9,500, तो 500 का कैश डिस्काउंट आपको मिल गया, जो कि आपके लिए फायदा। कितना सामान आया आपके पास? 25,000। स्टॉक में 25,000 प्लस कैश आपसे कितना गया? 9,500। तो कैश में से 9,500 माइनस उधार कितना दिया? 15,000। तो क्रेडिटर्स में 15,000 प्लस फायदा, कैश डिस्काउंट कितना मिला? 500। तो 500 रुपया कैपिटल में कैश डिस्काउंट का प्लस हो जाएगा। इस वे में कैश डिस्काउंट की हम एंट्री कर सकते हैं। फिर चलिए क्रेडिटर्स के साथ भी थोड़ा सेटलमेंट करें। पेड ऑन अकाउंट ₹30,000 टू क्रेडिटर्स थ्रू चेक। ऑन अकाउंट का मतलब कि जितना भी हमने क्रेडिटर्स का पैसा देना है उसमें से कुछ पैसा दे रहे हैं, बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो बाद में देंगे। ठीक है, तो पेड 30,000 ऑन अकाउंट थ्रू चेक टू क्रेडिटर्स। ऑन अकाउंट थ्रू चेक, चेक के थ्रू आपने पेमेंट किया, कैश के थ्रू नहीं किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया। कितना? 30,000 का। तो इसलिए बैंक में से आप 30,000 माइनस कर लोगे। किसको दिया ये पेमेंट? अपने क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स में से भी आप 30,000 माइनस कर लोगे। ठीक है, अब आपके क्रेडिटर्स टोटल थे कितने? पहले आपके क्रेडिटर्स थे 59,000। 25, 19, 44 एंड 15, कितना हो गया? 59। 59 में से आप 30,000 दे चुके हो, तो अब बैलेंस में कितने रह गए? 29। अब वो जो 29,000 के आपके क्रेडिटर्स रह गए हैं, अब चलिए अब उनसे फुल सेटलमेंट की बात करें। पेड इन फुल सेटलमेंट टू क्रेडिटर्स ₹25,000।
कितना पैसा देना था उनका? 29,000, 29,000। उनके पास हम गए, हमने उनको बोला ये लो 25,000 रुपए, अब हमारा आपका हिसाब किताब खत्म, अब इसके बाद हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे और ना ही आप हमसे कोई पैसा मांगेंगे। तो चलो किसी तरह से क्रेडिटर्स भी मान गए। तो इसका मतलब क्रेडिटर्स ने बोला ठीक है, जो तुमने हमारा 29,000 जो बैलेंस देना है उसके बदले में 25,000 दे दो, हम इसके बाद आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पूरे के पूरे क्रेडिटर्स खत्म हो गए। 29,000 क्रेडिटर्स में से 29,000 माइनस, आपने उनको कितना चेक दे दिया? 25,000 का। तो बैंक में से जो आपका बैंक बैलेंस है उसमें से 25,000 माइनस, 29 के बदले में 25 दिए, तो आपको क्या हुआ? फायदा। तो फायदा मतलब डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट मिल गया आपको? 4,000। तो ये डिस्काउंट आपके किधर? कैपिटल में प्लस। तो ये है परचेजेस को लेकर अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस जिनका असर एसेट्स में, लायबिलिटीज में और कैपिटल में पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मशीनरी, एक फिक्स्ड एसेट की बात करें। फिक्स्ड एसेट जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो उसकी वैल्यू में कमी आने का मतलब हमारे लिए वो नुकसान है। तो आज हम इसका भी समझ लेते हैं। डेप्रिसिएट मशीनरी, depreciation decrease in the value of fixed asset due to wear and tear, a flux of time, obsolescence, accident or any other cause. एसेट जो फिक्स्ड एसेट है, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, उसकी वैल्यू में गिरावट आना समय के साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ, फिर उसके एक्सीडेंट अगर हो जाए उस एसेट का, या जो है उसका इस्तेमाल के कारण या किसी और वजह से, जैसे भी वो वैल्यू कमी होगी वो तो हमारा नुकसान ही है। मेरे पास एक कार है मेरे पास जो कि मैंने 4 लाख में खरीदी थी। अब उसका इस्तेमाल किया तो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू मुझे 2 लाख मिल रही है। तो वो 2 लाख वैल्यू कम हो गई, वो जो 2 लाख है वो एक तरह से मेरा तो नुकसान हो गया, चाहे मैंने उसका इस्तेमाल किया, बट अकाउंटिंग सेंस में हम इसको नुकसान मांगते हैं, वैल्यू में कमी आना। तो वैल्यू में वो जो कमी आई वो मेरा नुकसान है। तो उससे क्या होगा? मेरा एसेट रिड्यूस हो जाएगा, एसेट में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा और नुकसान होगा। नुकसान का असर कहां पड़ेगा? कैपिटल में। तो कैपिटल में से भी वो माइनस हो जाएगा। तो जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, मशीनरी की वैल्यू को भाई 10% कम कर दो। कितनी वैल्यू थी? 20,000। 20,000 का 10% कितना? 2,000। तो मशीनरी में से 2,000 माइनस हो जाएगा। उससे तुम्हें क्या होगा? नुकसान। तो कहां पर? कैपिटल में। कैपिटल में तुम 2,000 कम कर लोगे जो कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का फाइनल कंक्लूजन निकालूं तो ये कितना था? 50 में से 10 गए 40 में से 18 गए 22 में से 9,500 गए तो 12,500 कैश बच गया मेरे पास। 2 लाख में से 30,000 गए 1,70,000, 1,70,000 में से 25,000 गए तो 1,45,000 मेरा बैंक बैलेंस है। 20,000 में से 2,000 गए तो 18,000 की अभी भी मेरे पास मशीनरी एसेट में पड़ी हुई है। तो मेरे पास स्टॉक कितना है? 10, 35, 55,